Assalamu alaikum students. I hope all of you would be doing great and all of you would be safe at your homes. ओके बच्चे, आज हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है और लेक्चर नंबर 5 एंड द टॉपिक इज़ कोफैक्टर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एंजाइम स्टार्ट किए हुए थे। एंजाइम्स के बारे में हमने बहुत सारी बातें जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर ली हैं, किस तरह से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और किस तरह से हमारी लाइफ में जो है वो एंजाइम्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और किस तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि अगर ये एंजाइम्स ना होते तो हमारी लाइफ इस तरह से पॉसिबल ना होती, क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो इतने स्लो रेट पर हो जाते अगर एंजाइम्स ना होते। तो एंजाइम्स के एब्सेंस में तो ये केमिकल रिएक्शंस इतने स्लो रेट पर होते हैं कि हमारी लाइफ आलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती। सारी बातें हैं, हमने बहुत ही जो है वो इनको डिटेल में डिस्कस कर लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो मुझे नहीं लगता दोबारा से इनको जो है वो बातें यहाँ पर करने की ज़रूरत है। आपको बोर भी तो नहीं करना ना। तो ओके बच्चे, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ कोफैक्टर। हमने एंजाइम्स वाले लेक्चर में ही ये चीज़ डिस्कस की थी कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको एक एडिशनल चीज़ की ज़रूरत होती है। वैसे क्या होता है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं ऑल दीज आर प्रोटीन्स इन नेचर। एंजाइम्स में जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, आलमोस्ट तमाम एंजाइम प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि प्रोटीन्स के बने हुए हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन होती है, वो ये है कि हम कह देते हैं कि उन प्रोटीन्स के अलावा कुछ और एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि वो आरएनए एंजाइम्स हैं, और उनको जो है हम नाम भी और देते हैं, और उसके बाद उनका जो हमने इतनी डिटेल में उनको डिस्कस नहीं करते क्योंकि इनका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता और ना ही उनके बारे में इतनी कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं। तो हम बात करते हैं एंजाइम्स की। तमाम एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको को एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है, मतलब कि एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ एक और एडिशनल चीज़ अटैच होती है, उसको कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर का काम क्या होता है, ये बेसिकली किसी भी सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड होने में, देन उसको प्रोडक्ट में चेंज होने में हेल्प करता है। आप कह सकते हो ये जो इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, वो उसको जो है वो लेस करता है या वो प्रोवाइड करता है, या फिर समटाइम्स कहा जाता है कि ये जो कोफैक्टर होता है ये सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान एज अ ब्रिज काम करता है, मतलब कि ब्रिज बना देता है, जिसकी वजह से एंजाइम का अपने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो ओके बच्चे, इसकी हम एग्जैक्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। कोफैक्टर इज़ अ नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड और मेटेलिक आयन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन एंजाइम्स एक्टिविटी एज आ कैटालिस्ट। किसी भी एंजाइम को कहता है कि एज आ कैटलिस्ट एक्टिवेट होने में, एज आ कैटलिस्ट काम करने में एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है। ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है ये कोई केमिकल कंपाउंड हो सकता है, ये मेटेलिक आयन भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वो ये भी कहता है कि अ कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आप ये इस लाइन को बेशक छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखें ये वही बात है जो हम एंजाइम्स में करते हैं कि एंजाइम्स होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस है जो कि किसी भी रिएक्शन के रेट को जो है वो इंक्रीज़ करवा देती है। तो ये हो गया कोफैक्टर। कोफैक्टर कैन बी कंसीडर एज अ हेल्पर मॉलिक्यूल दैट असिस्ट इन बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। कहते हैं ये जो होता है ये हेल्पर मॉलिक्यूल के तौर पर काम करता है। सिंपली आप कह सकते हो कि ये एंजाइम के हेल्पर के तौर पर काम करता है। अभी जैसे मैंने बात की कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो लो करता है, वो एनर्जी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए होती है। एक लेक्चर में ना मैं आपको इन एनर्जीज़ के बारे में, तमाम ये जो छोटी छोटी टर्म्स हम यूज़ करते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, आपको अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह हम अपने एक लेक्चर में इन चीज़ों को भी डिस्कस कर लेंगे, बस वो भी एक आपके कॉन्सेप्ट के लिए होंगी। ओके, हेल्पर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ये हेल्प करते हैं एंजाइम्स को अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने में और देन जो है उसको प्रोडक्ट में चेंज करने में। देन हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम। इसमें वो कहता है कि एक एंजाइम है, एंजाइम का, अच्छा उन्होंने यहाँ पर जो कोएंजाइम लिखा हुआ है ना बच्चे, दैट इज़ कोफैक्टर। कोएंजाइम कोफैक्टर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी यहाँ पर इन्होंने जो कोएंजाइम लिखा हुआ है आप इसको कोफैक्टर भी लिख सकते हैं। जो वाइटी सब्सटेंस के ऊपर इन्होंने कोएंजाइम लिखा हुआ है। तो बच्चे ये देखें ये एंजाइम के साथ किस तरह से आकर मैच करता है, अटैच होता है, देन इसका सबस्ट्रेट आकर इसके साथ अटैच हो जाता है। तो वो एंजाइम जिनके लिए कोई कोफैक्टर हो और अगर उनके साथ ना लगाओ
वो एंजाइम कभी भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते। देखिए, हर एंजाइम के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट ज़रूरी नहीं है, हर एंजाइम के लिए कोफैक्टर ज़रूरी नहीं है। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई कोफैक्टर नहीं है, तो वो तो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, कोफैक्टर हो या ना हो। लेकिन वो एंजाइम जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत है, जिनके साथ ये अटैच होता है, अगर उनके साथ ये कोफैक्टर ना लगा हो तो वो कभी भी अपना काम जो है वो नॉर्मल प्रोसेस से, नॉर्मल तरीके से नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, यही एंजाइम की एग्जांपल ले लें। अभी अगर इसके साथ कोई एंजाइम अटैच ना हुआ हो तो ये कभी भी जो है इस प्रोडक्ट को, उसकी जो है वो इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद बच्चे वो कहता है कि जैसे आप देखते हैं कि हर केमिकल कंपाउंड की अपनी जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, अपनी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बिल्कुल वैसे ही कोफैक्टर के अपना एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है, अपनी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये केमिकल स्ट्रक्चर और इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत डाइवर्स होती हैं। इसी वजह से, क्योंकि इसका अपना स्ट्रक्चर और अपनी प्रॉपर्टीज़ बहुत डाइवर्स हैं, इसके फंक्शन जो हैं कोफैक्टर के, वो भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं। उसके बाद कहता है कि वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स होते हैं ना कोफैक्टर के, इट कैन बी सीन बाय स्टडिंग विटामिन डेफिशिएंसीज। बच्चे, मैं आपको ये यहाँ से रीड करके इसलिए बताती हूँ क्योंकि जैसे आपको लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम थी कि आपको जो है वो स्टेटमेंट समझ नहीं आती थी। अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको ये स्टेटमेंट्स के साथ जो है वो रीड करके फिर उसको समझाऊँ, ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो बच्चे, विटामिन डेफिशिएंसी, अब आप सोच रहे होंगे कि विटामिन का कोफैक्टर के साथ क्या ताल्लुक है, हम तो कोफैक्टर की बात कर रहे थे, तो ये विटामिन कहाँ से आ गए। बेसिकली कुछ विटामिन होते हैं ना, वो भी एज अ कोफैक्टर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कोफैक्टर या फिर को एंजाइम काम कर रहे होते हैं। अगेन, कोफैक्टर और को एंजाइम का क्या डिफरेंस है वो अभी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, तो उसमें इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये कहता है विटामिन की डेफिशिएंसीज एक्चुअली ये कोफैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। तो इससे आप देख सकते हैं कि कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे आपकी बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी फंक्शन किस तरह से इफ़ेक्ट होता है। तो कहते हैं जो विटामिन डेफिशिएंसीज बेसिकली कोफैक्टर की डेफिशिएंसी है, तो किसी भी कोफैक्टर की जब डेफिशिएंसी हो जाए तो आपकी बॉडी का कोई भी जो फंक्शन होता है, कोई भी स्ट्रक्चर जो है होता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। डेफिशिएंसीज ऑफ द डिफरेंट विटामिन्स, मैनी ऑफ विच आर कोफैक्टर्स, हैव मेनली डिफरेंट नेगेटिव इफेक्ट अपॉन द ह्यूमन हेल्थ। कहते हैं बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसी, वो विटामिन जो एज अ कोफैक्टर काम करते हैं, उनकी डेफिशिएंसी के ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट इज़ प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम का डिफरेंस हम देखते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ना बच्चे, अगर कोई भी कोफैक्टर किसी एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच हो, यानी कोई भी कोफैक्टर अपने एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाकर अटैच हुआ हुआ हो, तो फिर हम उस कोफैक्टर को प्रोस्थेटिक ग्रुप कह देते हैं। और अगर कोई भी कोफैक्टर अपने एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो, बहुत वीक से उसने यूनियन बनाई हो, तो उसको कोएंजाइम कहते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। कोई भी जो कोफैक्टर होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, वो कोएंजाइम भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप की हम डेफिनेशन देखते हैं। दिस कैन बी ऑर्गेनिक विटामिन्स, शुगर्स, लिपिड्स, इनऑर्गेनिक मेटल, ऑयंस। कहते हैं ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं, ये विटामिन्स भी हो सकते हैं, शुगर्स भी, लिपिड्स भी, इनऑर्गेनिक मेटल, ऑयंस भी हो सकते हैं। लेकिन अनलाइक द कोएंजाइम और द कोफैक्टर, these group bind very tightly or covalently to an enzyme to aid in catalyzing reactions। कहता है लेकिन कोएंजाइम या कोफैक्टर के मुकाबले में ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, ये एंजाइम के साथ बहुत स्ट्रांगली अटैच होते हैं। बहुत, आप कह लो कि इनकी बहुत जो है ना स्ट्रॉन्ग यूनियन होती है, और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। और कोवलेंट बॉन्ड, ये बातें आज मेरे माइंड में आई हैं कि मे बी आपको ये छोटी छोटी सी टर्म्स जो है वो समझ में ना आ रही हो। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म है, और वो कैसे जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। तो इंशाल्लाह एक लेक्चर आपका इन चीज़ों पे हो जाएगा। ओके, उसके बाद कहते हैं कि ये जो ग्रुप्स होते हैं, दे आर ऑफन टेन यूज्ड इन द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड द फोटोसिंथेसिस। कहते हैं ये जो ऑफन इनको हम सेलुलर रेस्पिरेशन में या फिर फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर रहे थे। फोटोसिंथेसिस तो इंसानों में नहीं होती, एनिमल्स में नहीं होती, बल्कि तो प्लांट्स में होती है। तो प्लांट्स में कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो भी यूज़ हो रहे होते हैं इनके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है ये ह्यूमंस में होती है, तमाम एनिमल्स में होती है, और ये वहाँ पर यूज़ होते हैं।
सेलो रेस्पिरेशन भला क्या होती है बच्चे? एक होती है रेस्पिरेशन जो सिंपल ब्रीथिंग होती है, जिससे हम जो है वो सांस में ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। एक होती है सेलो रेस्पिरेशन, ये होती है आपके सेल लेवल तक, आपका ये जो ग्लूकोज को मेटाबलाइज किया जाता है, जो आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं उसको मेटाबलाइज करके उससे जो एनर्जी हासिल की जाती है उसको सेलो रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसमें से आधा प्रोसेस जो होता है, जैसे क्रब साइकिल होता है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। ये वैसे ही आपको जो है ना, मैंने एक कॉन्सेप्ट देने के लिए ये बात बताई है यहाँ पर। ओके बच्चे, कोएंजाइम जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कोवलेंटली अटैच था, बिल्कुल वैसे ही कोएंजाइम जो है वो बस अटैच होगा एंजाइम के साथ, बट नॉट बाय कोवलेंट बॉन्ड्स बट बाय सिंपल वीक यूनियंस। ठीक हो गया? अ सब्सटेंस दैट इन्हेंसेस द एक्शन ऑफ एन एंजाइम एंड लूजली अटैचेस टू द एंजाइम। एक सब्सटेंस जो कि किसी भी एंजाइम का एक्शन इन्हेंस करती है और साथ में उसी एंजाइम के साथ लूजली अटैच करती है। एन एंजाइम, उसके बाद अगेन वो एंजाइम को डिफ़ाइन करता है, बार बार वो आपको रिकॉल करवा रहा है बच्चे के एंजाइम जो हैं एक प्रोटीन है जो कि हमारे लिए एज अ कैटलिस्ट फंक्शन करती है, और वो जो कि हमारे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज़ करवा देती है। ठीक हो गया? और जो को एंजाइम्स होती हैं, दीज आर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दे कैन नॉट बाय देमसेल्फ कैटलाइज अ रिएक्शन बट दे कैन हेल्प द एंजाइम्स टू डू सो। अब वो कहते हैं कि ये बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एंजाइम एक अलग पड़ा हुआ है और एंजाइम अलग है, अगर वो कोई एंजाइम अपने एंजाइम के साथ अटैच नहीं हुआ तो वो किसी काम का नहीं है। कोई एंजाइम अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ एंजाइम को उसका काम करने में उसकी हेल्प करता है। और बिल्कुल उसी तरह एंजाइम के लिए भी कोई एंजाइम ज़रूरी है। अगर उसका कोई एंजाइम साथ अटैच नहीं होगा तो वो इनएक्टिवेट रहेगा, वो अपना काम नहीं करेगा। एक मिनट। उसके बाद वो कहता है कि इन टेक्निकल टर्म्स coenzymes are the organic non-protein molecule that bind with the protein molecule to form the active enzyme। उसके बाद फिर वही बात कि ये नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं और ये क्या बनाते हैं, उस एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में चेंज कर देते हैं, या फिर आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि उस एंजाइम को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद कहता बहुत सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का मतलब वो विटामिन जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, ये तमाम एज अ कोएंजाइम काम करते हैं। अब देखें, हमने जो पहले बात की थी कि जो विटामिन की जो डेफिशिएंसी होती है उससे हम दे सकते हैं कि कोफैक्टर की किस तरह से डेफिशिएंसी आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। तो ये यहाँ पर वो कहता है कि बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर एज अ कोएंजाइम काम करते हैं। तो देखते हैं कौन से विटामिन्स हैं, कैसे काम करते हैं। तो विटामिन्स जो होते हैं बच्चे, इसमें ना बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो आपके एंजाइम के लिए कोएंजाइम के तौर पर काम करते हैं, और ये आपकी बॉडी के अंदर नहीं बनते, बल्कि ये जो विटामिन्स होते हैं ये आप अपनी डाइट से ले रहे होते हैं। और उसमें जो है वो हर तरह की डाइट में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ विटामिन्स मौजूद होते हैं। आपकी बॉडी इनको खुद से सिंथेसाइज नहीं करती, और ये जो है वो फिर आपकी बॉडी में जाकर एज अ कोएंजाइम काम करते हैं। और बच्चे, विटामिन्स की जो है ना वो आपको बहुत स्मॉल अमाउंट चाहिए होती है, आपको बहुत ज़्यादा विटामिन्स नहीं चाहिए, बहुत कम चाहिए। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जब कोई भी एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है तो उसके जो कोएंजाइम होता है ना वो ऐसे ही रिलीज़ हो जाता है, मतलब कोएंजाइम के स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं पड़ता, वो ऐसे ही रिलीज़ हो जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, फिर वो कोएंजाइम वहीं पर अवेलेबल रहेगा। पहले उसने एक एंजाइम की हेल्प की, उसको जो है प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म किया, अगेन जो है वो सबस्ट्रेट आ गया, फिर वो दोबारा से अपने एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो विटामिन्स होते हैं इनको आप अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, ये बार बार यूज़ होते हैं आपकी बॉडी में, इसलिए आपको इनकी बहुत थोड़ी सी अमाउंट जो है वो चाहिए होती है। तो विटामिन्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर कोफैक्टर फॉर द नेसेसरी बायोकेमिकल रिएक्शंस। कहते हैं कि बहुत सारे नेसेसरी बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए एज अ कोफैक्टर या फिर आप एज अ कोएंजाइम कह सकते हैं, काम करते हैं। विटामिन्स टिपिकली नीड टू बी कंज्यूम इन द डाइट बिकॉज दे कैन नॉट बी मेड इनसाइड द बॉडी। विटामिन्स को आप अपनी डाइट से ही ले सकते हैं बिकॉज ये आपकी बॉडी के अंदर जो है वो नहीं बनते। और मैनी विटामिन्स आर द कोफैक्टर्स विच हेल्प द एंजाइम टू कैटलाइज द रिएक्शन। बहुत सारे विटामिन्स होते हैं कोफैक्टर के तौर पर काम करते हैं जो कि किसी भी एंजाइम को उसका रिएक्शन जो होता है वो कैटलाइज करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स। बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाने में जो एंजाइम्स होते हैं ये विटामिन्स उन एंजाइम्स के कोएंजाइम के तौर पर काम करते हैं, उन एंजाइम के कोफैक्टर के तौर पर काम करते हैं। आप कोएंजाइम या कोफैक्टर कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद वो कहता है कि एग्जांपल वो दे रहा है, जैसे कि विटामिन सी है, फॉर एग्जांपल इट इज़ अ को फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन। कोलेजन जो है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। इस कोलेजन को सेंसाइज करने में विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो विटामिन सी एक को फैक्टर होता है जो कि कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद वो कहता है दैट्स वाई पीपल हु गेट्स स्कर्वी। अच्छा, व्हाट इज़ स्कर्वी, ये मैं आपको इसकी डायग्राम तो दिखा दूँ, लेकिन फिर आप कहेंगे हमारा दिल ख़राब होने लग गया है, क्योंकि ये बहुत एक अजीब किस्म की डिज़ीज़ है। बेसिकली ये माउथ में होती है। जो आपके टीथ होते हैं वो एक तो गिरने लग जाते हैं, दूसरा ना उसमें ज़ख़म बन जाते हैं, बहुत अजीब किस्म के ज़ख़म बनते हैं। फिर भी मैं लेक्चर के लास्ट पर आपको जो है इसकी एक डायग्राम दिखा दूँगी, और अगर आप में से किसी का उसके लिए दिल ख़राब हुआ तो आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके बाद वो कहते हैं कि स्फीयर फॉर्म ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी है। विटामिन सी की जब डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे स्कर्वी हो जाती है, और ये बहुत स्फीयर फॉर्म होती है। उसके बाद कहते हैं कि इसमें जो होती है ना वो कनेक्टिव टिश्यूज़ की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा मसल्स की वीकनेस हो जाती है, मसल में पेन होता है, मसल सॉरनेस होती है। साथ साथ में क्या कहते हैं इवन अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग भी होती है, एज द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ब्लड वेसल्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। उसके बाद वो कहता है कि एक विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी हुई तो आप देख सकते हैं कि उससे कितनी प्रॉब्लम जो हैं वो आपको हो सकती हैं। आपकी टिश्यूज़ की प्रॉब्लम होती है, आपके मसल्स की वीकनेस हो जाती है, आपके मसल्स में पेन स्टार्ट होने लग जाता है, इवन के ब्लीडिंग स्टार्ट रहती है। इंटरनल ब्लीडिंग, एक्सटर्नल ब्लीडिंग, कुछ भी हो सकता है। और जो विटामिन डेफिशिएंसीज जो होती हैं दे आर कहाँ चला गया, विटामिन डेफिशिएंसीज आर अ गुड इलस्ट्रेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ को फैक्टर डेफिशिएंसी। कहते हैं एक्चुअली जो विटामिन की डेफिशिएंसी हैं ये आप कह सकते हो कि ये को फैक्टर की डेफिशिएंसी है, क्योंकि विटामिन ही तो को फैक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं जस्ट एज देयर आर मैनी पॉसिबल विटामिन डेफिशिएंसीज विद मैनी डिफरेंट सिम्टम्स। कहते हैं जैसे बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की हमारी डिजीज़ हैं जो कि विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, और इनकी जो सिम्टम्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। मैनी डिफरेंट को फैक्टर्स होते हैं दैट आवर बॉडी नीड्स टू कैरी आउट इट्स डाइवर्स नेसेसरी बायोकेमिकल रिएक्शन। कहता है कि जिस तरह बहुत सारे हमारी बॉडी में होने वाले प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह वो विटामिन ही तो को फैक्टर के तौर पर काम करते हैं। तो हमारी बॉडी में होने वाले बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में को फैक्टर की ज़रूरत होती है। तो ये को फैक्टर ना हो, ये विटामिन ना हो तो बीमारियाँ होती हैं। हर बीमारी डिफरेंट होती है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी डिफरेंट है, विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी डिफरेंट होती है। तमाम जो होती हैं ना ये डिजीज़ डिफरेंट होती हैं। उसके बाद for the body's requirement for the diverse vitamin cofactor is also the reason why nutrients counsel people to the eat the rainbow। अच्छा बच्चे, इसमें वो कहता है कि हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ना वो हमें रेकमेंड करते हैं कि आप वेजिटेबल्स खाएं। आप जो है वो प्लांट्स की जो होती हैं, जितनी भी जो सब्जियां वगैरह होती हैं, यानी प्लांट से रिलेटेड जो डाइट होती है उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। बार बार हमें जो है वो खाने को कहा जाता है, बिकॉज हर प्लांट वेजिटेबल में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ विटामिन जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये जब आप डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट जो है वो सब्जियां खा रहे होते हैं, वेजिटेबल्स खा रहे होते हैं, तो फ्रूट्स खा रहे होते हैं, उससे जो है वो आपको डिफरेंट विटामिन्स मिल रहे होते हैं। इसलिए बार बार आपको जो है विटामिन की अगर कोई डेफिशिएंसी हो भी जाती है तो उसको जो है वो मेडिसिन के साथ साथ आपकी जो है वो एक प्रायोरिटी ये भी होनी चाहिए कि आप अपने डाइट में इन प्लांट्स का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। अच्छा, उसके बाद बच्चे आगे है एनएडी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। घबराना नहीं है कि आपको ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल नई नहीं लग रही होंगी। तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये भी एक जो है वो कोफैक्टर के तौर पर काम करता है। ये आता कहाँ से, ये विटामिन B3 से इवॉल्व होता है। विटामिन B3 से इसको ड्राइव करते हैं, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट को एंजाइम के तौर पर काम करता है हमारी बॉडी में। और उसके बाद कहता है कि इसकी बेसिकली 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होता है ये एनएडी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक हो गया। और ये जो एक तो एनएडी की फॉर्म में होता है जब ये अपना हाइड्रोजन या फिर अपना इलेक्ट्रॉन जो है जब इसने लूज़ किया होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकाला होता है, और जैसे कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये NADH बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी का यूनिट है हमारे सेल में, हमारी बॉडी में यूज़ होता है। उसके बाद कहता है कि इसको साइट्रिक एसिड में भी जो है वो डिफरेंट साइट्रिक एसिड का जो साइकिल होता है वहाँ पर ये डिफरेंट जगह पर इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद इसको मैं रीड करवाती हूँ। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द विटामिन B3 एंड फंक्शन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोएंजाइम इन द सेल व्हेन टर्न इन टू इट्स 2 ऑल्टरनेट फॉर्म। 2 ऑल्टरनेट फॉर्म्स कौन सी होती हैं? एक होती है इसकी NAD, व्हेन NAD लूजेज एन इलेक्ट्रॉन द लो एनर्जी कोएंजाइम दैट इज कॉल्ड NAD इट इज़ फॉर्म
When NAD gains an electron, a high energy coenzyme that is called NADH is formed. NAD is primarily to transfer the electrons needed for the redox reaction. ये जो होता है कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है जो कि रिडॉक्स रिएक्शन में हमें ज़रूरत होती है, और वो भी जो कि साइट्रिक एसिड साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं. साइट्रिक एसिड साइकिल जिसका दूसरा नाम है क्रेब्स साइकिल, ये हमारे सेल में पाया जाता है. एरोबिक रेस्पिरेशन जो सेलुलर रेस्पिरेशन आपने पढ़ी है, ये साइकिल बेसिकली उसका एक पार्ट है. तो ये किस तरह से होता है इंशाल्लाह हमने इसी सेमेस्टर में अपनी मिड के बाद वाले सिलेबस में इन चीज़ों को डिस्कस करना है. और ये भी कहते हैं ये इंपॉर्टेंट कोएंजाइम के तौर पर काम करता है. किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर NAD डेफिशिएंसी हो जाए, यानी अगर इस कोफैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो लेस फंक्शनल हो जाते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है ना, आपका एनर्जी, आपका जो पावर हाउस है, आपको एनर्जी बनाकर देता है. तमाम ATP माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही होती है आपके सेल के लिए. तो ये वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, लेस फंक्शनल हो जाता है. और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कम हो जाता है, लिहाजा ये लेस एनर्जी प्रोवाइड करता है. और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू, तो NADH बनता है. और ये NADH भी एक कोएंजाइम 1 के तौर पर काम करता है. इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में ये इन्वॉल्व होता है. उसके बाद वो कहता है कि ह्यूमन बॉडी में इनको NADH को बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम के तौर पर लिया जाता है, बिकॉज ये बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स को बनाने में यूज़ होता है. कहता है ह्यूमन बॉडी में NADH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये बहुत सारे डिफरेंट रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है. वैसे भी बच्चे NADH जो है ना, इसके अंदर बहुत सारी ATP जो है वो स्टोर हुई भी होती है, और वो ATP हम NADH से लेते हैं बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और उसके बाद वो कहता है कि ये जो होती है ना, जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है, सिर्फ NADH के इलेक्ट्रॉन्स की ही डिलीवरी से जो है ये स्टार्ट होती है. और अब बात की है कि आपने ये विटामिन्स वाला तो अपने अच्छा मतलब कर लेना है याद, लेकिन ये जो NAD है ना, इसको एज इट इज़ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आपको NAD के बारे में ये पता होना चाहिए कि ये एज अ को फैक्टर, एज अ कोएंजाइम काम करता है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है. ये यहाँ पर इसको कोड करने का मकसद भी सिर्फ ये है बच्चे कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता चल जाए, क्योंकि नेक्स्ट हमने साइट्रिक एसिड साइकिल्स वगैरह पढ़नी है, तो फिर अगेन ये चीज़ें बहुत यूज़ होनी है वहाँ पर. तो ये आपको सारा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको जो है वो आप रीड कर लें, आप समझ लें इसके बारे में. उसके बाद हम बात करते हैं मिनरल्स की, कि बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो भी एज अ कोएंजाइम काम करते हैं. मिनरल्स जो कि हमें कुछ ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, कुछ कम अमाउंट में चाहिए होते हैं. और ये मिनरल्स हम ले कहाँ से रहे होते हैं, बेसिकली हम प्लांट से लेते हैं. प्लांट्स ये मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स ये तमाम मिनरल्स जो होते हैं ये सॉइल से लेते हैं. ठीक है, तो जो लोग जो होते हैं ये प्लांट्स वगैरह, ये वेजिटेबल्स वगैरह जो है ये नहीं खा रहे होते, तो इनमें आप कह सकते हो कि मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है. उसके बाद कहते हैं कि जो लाइक द विटामिन्स, मिनरल्स आर आल्सो द केमिकल फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी दैट मस्ट बी इंजेस्टेड टू अलाउ आवर सेल टू फंक्शन प्रॉपरली. कहता है हमारे सेल को प्रॉपरली काम करने के लिए कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है, और वो मिनरल्स हमें बाहर से इंजेस्ट करने होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी इन मिनरल्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकती. The difference is that while vitamins are the organic molecules while containing carbon which are often made by other living things, कहते ये जो होती है ना, minerals are the inorganic substance that occur naturally and often found in the rocks and the soil. उसके बाद कहते हैं कि जो vitamins होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं. आप कह सकते हो उनमें कार्बन जो है वो मौजूद होती है, कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन जो मिनरल्स होते हैं उनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होना ऐसे कोई ज़रूरी नहीं होता, तो ये इनऑर्गेनिक होते हैं मिनरल्स. उसके बाद वो कहता है कि ये हमारी सॉइल में भी मौजूद होते हैं, रॉक्स में से भी हम लेते हैं, प्लांट से भी लेते हैं. मिनरल्स ऑफन एंटर आवर डाइट फ्रॉम द प्लांट्स विच ड्रॉ देम अप आउट ऑफ द ग्राउंड थ्रू देयर रूट्स अलॉन्ग विद द वाटर. कहते हैं जब आप प्लांट को किसी जगह पर उगाते हैं तो उसकी रूट्स होती हैं, वो उन रूट्स से जो होती है ना, वो ज़मीन से जितना भी सॉइल जो होती है वहाँ से वो मिनरल्स ले रहा होता है, वहीं से वो अपनी जितनी भी उसको अपनी खुराक को तैयार करने के लिए और आपके लिए खुराक तैयार करने के लिए उसको जो जो चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो तमाम उस ज़मीन से ले रहा होता है. तो यही तो वजह है कि जिस सॉइल में मिनरल ज़्यादा होते हैं वहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है. और कहते हैं कि लेकिन फिर वो प्लांट जब आप खाते हैं तो वो मिनरल्स इनडायरेक्टली वो आपकी बॉडी में चले जाते हैं. In some rare cases, people with the vitamin deficiencies may feel the urge to eat certain types of soil to obtain the minerals from the soil directly. See, here वो क्या कह रहा है कि अगर आपको विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो लोगों में इस कदर हो जाती है कि उनका दिल कर रहा होता है कि वो सॉइल को ही खाना शुरू कर दें, वो मट्टी ही खाना शुरू कर दें, ताकि उनको जो है वो मिनरल्स मिलें.
तो ये होती इसलिए मिनरल जो है वो ज़रूरी है, ये भी आपकी बॉडी में एज अ कोएंजाइम कोफैक्टर काम करते हैं। इनको आपने बच्चे वही बात एनएडी वाली, जैसे एनएडी का मैं बार बार कह रही हूँ कि उसको आपने रट्टा नहीं लगाना, उसको आपने सारे को याद भी नहीं करना। बिल्कुल इस तरह की मिनरल्स को भी बेशक मत याद कीजिएगा, क्योंकि बच्चे ये बातें यहाँ पर करने का मकसद जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट देना है, जस्ट आपको समझाना है कि ये चीज़ें आपकी बॉडी के लिए इस कदर ज़रूरी हैं, इसलिए जो है वो अपनी जो इनटेक होती है, अपनी आपकी डाइट इनटेक होती है, उसमें इन चीज़ों को शामिल करें। उसके बाद बच्चे एक जो टर्म एक और हमने पढ़नी है, दैट इज़ एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। ये आपने इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लेना है और इसको याद भी करना है कि एपो एंजाइम और होलो एंजाइम का क्या डिफरेंस होता है। तो जो एपो एंजाइम होता है ना, एक वो एंजाइम, अभी जैसे हमने बात की है कि एंजाइम के लिए को फैक्टर ज़रूरी है, एक एंजाइम जिसके लिए को फैक्टर ज़रूरी है, लेकिन वो को फैक्टर वो को एंजाइम लेकिन उस एंजाइम के साथ अटैच नहीं हुआ तो उस एंजाइम को हम एपो एंजाइम कहते हैं। क्योंकि देखें, एंजाइम के लिए कोफैक्टर ज़रूरी है लेकिन कोफैक्टर अटैच नहीं हुआ, इसका मतलब एंजाइम अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, वो एंजाइम अभी इनएक्टिवेटेड है या फिर इनएक्टिव है। तो इसलिए जो है वो एंजाइम एपो एंजाइम होता है, वो कभी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकेगा। बिल्कुल इसी तरह होलो एंजाइम्स वो एंजाइम होते हैं, देखिए पहले एक एपो एंजाइम था, एपो एंजाइम के साथ जो है वो एक को फैक्टर नहीं लगा हुआ था, या आप कह सकते हो कि एक एंजाइम था उसका को फैक्टर नहीं लगा हुआ था तो वो एपो एंजाइम। लेकिन जैसे ही को फैक्टर या को एंजाइम आकर उसके साथ अटैच हो जाएगा तो वो होलो एंजाइम बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। और उसके बाद वो कहता है कि मोस्ट ऑफ द को फैक्टर्स आर नॉट कोवेलेंटली बाउंड बट इंस्टेड दे आर टाइटली बाउंड। नहीं बच्चे, यहाँ पर उसने गलती की हुई है लिखने में, ऐसा नहीं होता कि मोस्ट ऑफ द, बल्कि मैंने खुद ही जो है ये किया, किसी और ने तो नहीं लिखा। इसमें वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द को फैक्टर्स आर नॉट कोवेलेंटली बाउंड बट इंस्टेड दे आर टाइटली बाउंड। नहीं, आप लिखें कि इसमें सिंपली आप ये लिख सकते हैं कि कुछ को फैक्टर्स जो होते हैं वो लूजली अटैच होते हैं, कुछ जो होते हैं वो टाइटली अटैच होते हैं। आप बेशक इस नीचे वाले पैराग्राफ को स्किप कर दें क्योंकि ये आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। पहले मुझे आई एम सॉरी, मुझे ये पहली चीज़ नज़र नहीं आई, इसको आप छोड़ दें, आप ये लास्ट वाला पूरा पैराग्राफ छोड़ दें। बस यही कॉन्सेप्ट जो है ना वो ऊपर लेकर चलें, ऊपर वाले का। और उसके बाद देखें, ये देखें एक एपो एंजाइम है, ये उसका को फैक्टर है या फिर को एंजाइम है, ये अभी उसके साथ अटैच नहीं हुआ तो ये एपो एंजाइम है। जैसे ही को फैक्टर आकर अटैच करेगा तो ये होलो एंजाइम बन जाएगा। अब ये सबस्ट्रेट को रिसीव करने के लिए रेडी है। लेकिन कोई भी जो एपो एंजाइम होता है वो पहली बात तो वो सबस्ट्रेट को परसीव ही नहीं करता, अगर वो कर भी ले तो वो उसको प्रोडक्ट में जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं करता। सी लास्ट डायग्राम, इसमें वो कहता है कि होलो एंजाइम का वो जो लिप है वो लगे हुए, यानी उसका को फैक्टर लगा हुआ है। उसके बाद उसका हमने को फैक्टर उतार दिया, उसका को एंजाइम हमने उतार दिया तो वो एक एपो एंजाइम बन गया। ठीक हो गया बच्चों, ये समझ आ गई आपको? आई होप आपको जो है ये तमाम बातें समझ आ गई होंगी। ओके बच्चे, अब याद रखिएगा इसमें आपको ने जो है वो क्या क्या बातें करनी हैं। अब आपको मैं जो है ना वो विटामिन डेफिशिएंसी की विटामिन डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिजीज़ हैं उनमें से एक की जस्ट पिक्चर दिखाऊंगी। वो भी बहुत एक जो है वो एनिमेटेड सी पिक्चर है ताकि आपका दिल ख़राब ना हो। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सी बच्चे, ये ना एक एनिमेटेड पिक्चर है, अगर इसकी ओरिजिनल आपको दिखाऊंगी वो तो आप नहीं देख सकेंगे। तो इसमें कुछ इस तरह से आपके जो टीथ स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसकी वजह से? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। तो ज़रूरी क्या है कि आपने अपनी जो है वो डाइट में तमाम तर जो विटामिन हैं उनकी इनटेक को मस्ट करना है। ठीक है, लाइक जो वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होती हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो फिर जो है वो आप इस तरह की डिजीज़ से जो है वो बचे रहेंगे। सो बच्चे, ये था आज के टॉपिक के बारे में। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी बात जो आपको समझ ना आए, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें बस इतना ही है। इंशाल्लाह हमारा एक लेक्चर और होगा एंजाइम्स के ऊपर, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।